नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। हमारे देश में दिल्ली हिंसा जैसा गंभीर मुद्दा हो या फिर कोरोना वायरस के प्रकोप से लोगों में भय का माहौल हो, डर का माहौल हो, राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने से बाज नहीं आती और एक नहीं हजार बार यह तजुर्बा हो चुका है। पिछले 3 दिनों से कोरोना वायरस के संदिग्ध और पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद से पूरे देश में एक अलर्ट और भय का माहौल है। एक पैनिक तो है, थोड़ा बहुत आम जनता को ये भय है कि उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इस डर को, इस भय को निकालने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संसद में सरकार की तैयारियों के बारे में जानकारी दी, बाकायदा बयान दिया। और उसी बयान पर कांग्रेस पार्टी के नेता, जो पूर्व अध्यक्ष है पार्टी के, राहुल गांधी ने स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साध लिया। राहुल गांधी ने लिखा कि सरकार को कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने का एक्शन प्लान सार्वजनिक करना चाहिए, मतलब बताना चाहिए। साथ ही राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री के बयान पर तंज कसा और ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा कि स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के हालात पर भारत सरकार ने पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है। यह वैसा ही है जैसे टाइटैनिक का कैप्टन सभी यात्रियों से कह रहा हो कि घबराने की जरूरत नहीं है, यह जहाज डूबेगा नहीं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। पीएम को सोशल मीडिया पर ध्यान देने के बजाय कोरोना की तैयारियों पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा कहा। इससे पहले बीजेपी के नेता सांसद रमेश विदुड़ी ने राहुल गांधी पर तंज कसा कि राहुल इटली से वापस आए हैं, उनकी भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश को आश्वस्त किया है, भरोसा दिलाया है कि अभी कोरोना वायरस से निपटने की कुल 15 लैब बनाई जा चुकी हैं, जबकि 19 और भी लैब बननी बाकी हैं, बन रही हैं धीरे धीरे। इसके अलावा देश के सभी एयरपोर्ट पर यात्रियों की जांच हो रही है। साथ ही विदेश से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है, जिससे देशी विदेशी नागरिक जिसमें शामिल हैं। यहां सवाल यह है कि जब देश ऐसे संकट से गुजर रहा हो, जिनके ऊपर इससे निपटने की जिम्मेवारी है, वो इस पर काम करने के बजाय इस मामले में भी आरोप प्रत्यारोप पर आखिर क्यों उतर आए हैं। सवाल यह भी है कि विपक्ष अपनी असली भूमिका से पीछे क्यों हटता दिखता है तकरीबन हर बार। इस बार भी और इस मामले में भी हम ऐसा ही देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की भी एक भूमिका होती है किसी भी लोकतंत्र में, और वो भी रचनात्मक और सकारात्मक होती है कि वो ऐसे जरूरी मामलों में सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर चले, जरूरी सुझाव सरकार को दे, और जो जरूरी चीजें नहीं हो पा रही हैं उनके लिए सरकार पर दबाव बनाने का काम करे, क्योंकि देश और उसके लोगों के प्रति दोनों की जवाबदेही बनती है। तो आज के प्राइम एजेंडा में हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। पहले हम जो बात करेंगे उसमें कोशिश करेंगे कि हम एक सही स्थिति का अंदाजा लगा पाएं। देखिए, हो क्या रहा है कि 30 मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह भी ये कह रहे हैं कि हमने 3 मामलों को ठीक कर लिया है। अभी तक कोई मौत नहीं हुई है। प्राइम न्यूज के दर्शक ध्यान से सुने, एक तरह का अलर्ट है, एक खतरनाक स्थिति हो सकती है, ये बीमारी छूने से होती है, अब तक इसका कोई टीका या इसकी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। तमाम जानकारी ये कह रहे हैं कि वह अप्रैल एंड तक सामने आ सकती है। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि हम इसका सही आकलन करें, न तो हम बहुत निराशा में इसका आकलन करें और न हम अत्यधिक आशावादी होकर इसका आकलन करें। और ये इसी मामले में नहीं, किसी भी मामले में सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि जो चुनौती जितनी जैसी है हम उसको वैसे ही देखें। तो आज प्राइम न्यूज ये कोशिश करेगा कि हम इसका सही विश्लेषण करें कि अगर ये चुनौती है तो कितनी खतरनाक है, भारत जैसे मुल्क में इसका कितना खतरा है, इससे कैसे निपटा जा सकता है। 2-3 चीजें हम और बता दें जो हो रहा है इसके आसपास, पैनिक में जो होता है, फिर हम मेहमानों के पास जाएं। हो क्या रहा है, देखिए, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली एनसीआर में जो जानकारी मिल रही है कि जो मेडिकल शॉप्स हैं, जो मेडिकल स्टोर हैं, वहां सैनिटाइजर गायब है ना, हर जगह ऐसा है। आप व्यक्तिगत तजुर्बा भी शायद आप लोगों ने किया होगा। अगर है भी तो वो 50 रुपए की कीमत 150 रुपए वसूली जा रही है। यही हालत मास्क की है। जो मास्क 10, 12, 15 रुपए में आ रहा था, अव्वल तो वो उपलब्धि नहीं है, और है भी तो उसकी कीमत 50 रुपए, 70 रुपए, 150 रुपए, 200, 250, 500 रुपए तक
वसूली जा रही है। ये तब होता है जब हम किसी विषय को ठीक से समझते नहीं हैं और अननेसेसरी हम पैनिक में आ जाते हैं, तब हम इस तरह की चीजों में उलझते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आज नोएडा स्टूडियो में 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। 2 सम्मानित विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राहुल लाल जी और आतिर हुसैन साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सिद्धार्थ आनंद हमारे साथ हैं, आप फोर्टिस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। अटेंडिंग कंसल्टेंट हैं, हमें सबसे जरूरी जानकारी मेडिकल तौर पर डॉक्टर आनंद से मिलेगी। बहुत स्वागत है डॉक्टर आनंद। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। लखनऊ से ओम प्रकाश सिंह जी, ओपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ओंकार नाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं बतौर राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने तमाम मेहमानों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि देखिए, हम पहले तो ये आकलन करें कि ये बीमारी और भारत कहां पर खड़ा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खतरा उतना ज्यादा नहीं है जितना बड़ा माहौल हम बना रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि खतरा बहुत ज्यादा है, हमारी तैयारी बहुत कम है और हम सिर्फ दावे करते चले जा रहे हैं और एक दूसरे को जवाब देने और सवाल करने और तंज कसने में ही हम ऊर्जा को खपा रहे हैं। तो हम एक राउंड जो करेंगे बातचीत का, उसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये क्या है, कितना गंभीर है, और भारत जैसे देश में ये कितना टिक सकता है। अगर टिकेगा तो हमें किस किस चीज की जरूरत महसूस होगी। जाहिर है कि आज हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे डॉक्टर आनंद से। इससे पहले हम बता दें कि हमारे साथ राहुल तालान साहब अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, सम्मानित विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर आनंद, लगातार 3-4 दिन से तो आपके पास जो भी लोग आ रहे होंगे वो कोरोना कोरोना कोरोना, और पिछले 2-3 दिनों से टेलीविजन पर जिस तरह से लोग खबरें देख रहे हैं, उन्हें आसपास उतना दिख रहा हो न दिख रहा हो, लेकिन एक दिल के भीतर दहशत जैसी सब जरूर महसूस कर रहे हैं ना। और बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर बताए जा रहे हैं, ये वाली चीज़ करिए, वो मत करिए, किसी को टच मत करिए, ये मत छूओ और नमस्कार करो, ये बताया जा रहा है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर होने के नाते डॉक्टर आनंद, आप प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या बिल्कुल जिसको कहते हैं ना टू दी पॉइंट राय क्या है, जिससे न कोई पैनिक, लेकिन अगर कोई खतरा है तो उससे भी हम दर्शकों को आगाह करें? प्लीज बताएं, क्या है कोरोना हिंदुस्तान के संदर्भ में अब तक? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि पहले हम लोगों को इस बीमारी के बारे में पता होना चाहिए कि यह बीमारी है क्या एग्जैक्टली। जी, तो जैसे कि नॉर्मल वायरल फीवर्स होते हैं, ये भी उसी की तरह प्रेजेंट करती है हमेशा। जैसे कि फीवर हुआ, कफ हुआ जी, और नाक बहना हुआ, सांस फूलना हुआ, ये भी उन्हीं नॉर्मल वायरल फीवर की तरह ही प्रेजेंट करता है। बट इसमें क्या होता है कि जब सांस ज्यादा फूलती है तो निमोनिया के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, ऐसी बीमारी में। दूसरा, हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति चाइना से आ रहा है, कोई व्यक्ति ईरान से आ रहा है या कहीं और से माइग्रेट कर रहा है, तो हम लोग उस पर सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये बीमारी उसमें हो सकती है। ठीक है। दूसरी चीज ये भी, ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है और इसका भी मेजर्स लेने चाहिए, हम लोगों को प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जैसे आपने बताया कि मार्केट के अंदर सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है, खबरें आ रही है, कोई भी लेने जा रहा बता रहे है ही नहीं, इसकी इतनी कीमत मांगी जा रही है, उसकी उतनी कीमत मांगी जी जी। सैनिटाइजर्स नहीं है, मास्क नहीं है, तो हम लोग बिना सैनिटाइजर के, जैसे कि हम लोग रेगुलर वे में हैंड वॉश करके इस चीज को कम कर सकते हैं। और मास्क जो डायरेक्ट हमें लग रहा है कि जो कॉन्टैक्ट हैं, जिन लोगों को ये बीमारियां सस्पेक्ट की जा रही हैं, उनके कांटेक्ट में ना आए, उनको अलग क्वारंटाइन में या आइसोलेट करा जाए उन पेशेंट्स को जी। तो ऐसे में हम लोग इस तरीके से इस बीमारी से बच सकते हैं। अच्छा सर, हम एक चीज डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहते हैं, अपनी जानकारी के लिए भी, प्राइम न्यूज के दर्शकों के लिए भी, कि क्या कोई ऐसा सिम्टम होता है, जैसे आपने कहा कि फीवर होता है, अब बहुत सारी तरह का फीवर हो सकता है, जैसे आपने कहा कि इसमें सांस फूलती है, जैसे आपने कहा कि एक निमोनिया की कंडीशन बन जाती है, क्या कोई अतिरिक्त ऐसा फीचर होता है जो दिखाई दे और तो कोई भी पेशेंट या उसका तीमारदार उसको नेग्लेक्ट न करे? क्या शरीर पर किसी तरह का कोई दाना पड़ता है? क्या जो फीवर है उसकी मात्रा 102-103 के पार जाती है, यानी हम कोरोना के घेरे में आ गए हैं, हम कोरोना इन्फेक्टेड हैं, ये एक फैमिली या एक पेशेंट कैसे समझ सकता है? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि ये भी जो नॉर्मल वायरल फीवर होते हैं उन्हीं की तरह होता है, लेकिन जैसे सांस फूलना और निमोनिया, इसके चांसेस ज्यादा उस वायरल फीवर में हैं, तो इस तरीके से सस्पेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम लोगों को ट्रैवलिंग हिस्ट्री
मिल सकती है। अच्छा, कि वो कहीं से माइग्रेट हुए हैं या फिर कोई फ्लाइट में आए हैं चाइना से, ईरान से, इटली से, इस जगह इस तरीके की हिस्ट्री मिल सकती है। दूसरा, जैसे कि लास्ट इटली वाला केस हुआ था जी, तो उनके कांटेक्ट में ना आए और हम लोगों को ऐसे ट्रेसिंग करनी चाहिए जी। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि ये पेशेंट को इस चीज का सस्पिशन है बीमारी का। अच्छा, तो हम आपकी बात को सरल करके बता दें, फिर जल्दी से हम योगेश सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए, सम्मानित विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है योगेश जी। हम राहुल लाल जी, तालान साहब, आतिर साहब, वहां ओंकार जी और ओपी सिंह जी को हम धीरे धीरे जोड़े। हम सिर्फ ये सरल करके बताना चाहते हैं, अगर हमारी जानकारी हम ठीक से न कह पाए तो डॉक्टर साहब आपको पूरा अधिकार है कि आप ठीक कर दें, कि देखिए ये आम वायरल फीवर की तरह ही होता है। अगर आप इसके घेरे में आ गए हैं तो इसमें खांसी, जुखाम, निमोनिया ये होता है, सांस फूलता है। आपको ध्यान ये देना होगा, ये सारी चीजें होते हुए क्या आप उस इलाके के किसी व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आए हैं जो चाइना, इटली, ईरान या इस तरह की कंट्रीज से आया हो, बराबर ना? अगर ऐसा है तब फिर आपको थोड़ी गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है और ये सबसे पहले तो डॉक्टर्स को बताने की आवश्यकता है और आगे जो भी सिक्योरिटी मेजर है वो लेंगे। अब हम जरा दूसरी तरफ चलते हैं, लेकिन हमारे पैनलिस्टों से अपील यही है कि पहले ये बीमारी और ये चुनौती कहां खड़ी है इसी पर बोले, फिर हम दूसरे पहलुओं पर भी आएंगे कि ये जो राजनीति है ये हर मामले में क्यों चली आती है। राहुल लाल जी, आप तो चाइना को बड़ा स्टडी करते हैं। अब चाइना से देखिए कोई आधिकारिक खबर नहीं निकल रही। अब सौभाग्य या दुर्भाग्य जो कहिए, वहां सरकारी मीडिया है, लिहाजा जो चीजें आ रही हैं वो सोशल मीडिया के जरिए ही आ रही हैं। कोई एक मुकम्मल पिक्चर है नहीं। कोई बता देता है 2500 मर गए, कोई बता देता है 3000 मर गए, कोई 3500 मर गए। आपका जो अवलोकन है, जो विश्लेषण है, क्या है इस कोरोना को लेकर? देखिए, चाइना में जो आंकड़े आ रहे हैं, चाइना सरकार उसको पूरा छुपाने का चीन सरकार की तरफ से भरपूर प्रयास हो रहा है, क्योंकि वो उनके इमेज का भी मामला है। ठीक है। अगर हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े को देखते हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े हैं 4 मार्च के, जिसमें उनके तरफ से बताया जा रहा है कि पूरे दुनिया भर में अब तक 3100 लोगों की मौत हुई है कोरोना वायरस से। ठीक है। लेकिन अगर वुहान में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर का जो बयान है, वो बयान दे रहे हैं कि चीन में 10 डॉक्टर और 3000 स्वास्थ्य कर्मी एक तरह से इलाज करने के दरमियान में ही वो मारे गए। अच्छा, तो अब देख सकते हैं कि दुनिया भर में जो जितने आंकड़े आ रहे हैं टोटल जोड़ के, और चीन के वुहान के जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसके जो चीफ का स्टेटमेंट है जी, वो एक कुछ अलग ही संकेत कर रहा है कि इलाज के दरमियान में स्वास्थ्यकर्मी 3000 मारे गए, 10 डॉक्टर मारे गए। तो इस तरह से वो वॉल्यूम काफी ज्यादा बड़ा है वो चीन में जी, जिसको वो छुपा रहे हैं। अब है कि भारत की स्थिति क्या है जी, क्योंकि चीन से ये मामला ईरान भी पहुंचा, अन्य जगहों पे पहुंचा है। हम लोगों के यहाँ पे जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ट्रेवलिंग हिस्ट्री जानना बहुत आवश्यक चीज है जी, उसमें हम लोगों से चूक हो रही है। क्या? अब मान लीजिए कि ईरान से 450 से ज्यादा लोग जो है कि भारत आए। अब वो उन्होंने वीजा में जिन एड्रेसेस को दिखाया उनको, जहाँ पे उनकी पहचान करनी थी, जब उनकी पहचान की जा रही तो वहां पे वो नहीं दिख रहे हैं वो। तो अब सरकार अभी तक उन 450 लोगों को लगभग ढूंढ नहीं पाई है अभी तक कि वो देश में इस समय कहाँ पे है और किस जगह पे है। तो अगर इस तरह से हमारे पास अगर इस तरह से कमी हो रही है, अगर हम चूंकि तो फिर ये हमारे लिए समस्या गंभीर है। दूसरी चीज, जैसे कि अब एयरपोर्ट पे थर्मल स्क्रीनिंग की बातचीत हो रही है जी, तो कई जगह पे चूक दिख रहे हैं। जैसे एयरपोर्ट पे थर्मल स्क्रीनिंग में एक व्यक्ति को सही ठहराया गया, लेकिन जब वो जयपुर हॉस्पिटल में, प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल में वो गया तो वहां पे वो पॉजिटिव पाया गया। लेकिन अब निचले स्तर के जो स्वास्थ्य कर्मी थे वो कह रहे हैं कि नाम में गड़बड़ी के कारण उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और आइसोलेशन वार्ड में किसी और व्यक्ति को शिफ्ट कर दिया गया। तो ये इस तरह की कई त्रुटियां आ रही हैं, यानी कि हमारा जो सिस्टम है उसको जिस तरह से इसको रिस्पॉन्स करना चाहिए गवर्नमेंट सिस्टम को, वो नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इन सब चीजों से हमारी समस्या बड़ी होती है, जिसको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है। एक और चीज जिसके ऊपर मैं ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा राजीव जी, बोलिए। वो चीज है, भारत एक तरह से जो है कि हम लोग जेनरिक दवाइयों के मामले में काफी हम लोग आगे हैं। दुनिया के 20 कंपनियों में से 8 बड़ी कंपनियां हमारी हैं। ठीक है। लेकिन जो जेनरिक दवाइयों के जो हैं कंपोनेंट्स हैं, उसके जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे उसमें हम लोग चीन के ऊपर निर्भर हैं। इस समय भारत सरकार ने 26 दवाइयों के निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि देश में ही कहीं दवाइयों की कमी ना हो जाए। तो एक जो दूसरी बड़ी समस्या है कोरोना को लेके, अगर देश में कोरोना फैलता है तो फिर उससे कैसे निपटेंगे, पहली समस्या तो ये जी। दूसरी समस्या ये कि अभी हमारे पास जो स्टॉक है उन दवाइयों का, वो स्टॉक 2 ही महीने का है, किसी और भी दूसरी दवाइयों का भी, क्योंकि चीन उनके छोटे छोटे कंपोनेंट्स जरूर मुहैया करा रहा है, लेकिन दुनिया की कई ऐसी दवाइयां हैं जो हम ही लोग बना रहे हैं। ठीक।
तो ऐसे में कई सारी दवाइयों की भारत में भी कमी होगी और दुनिया में भी कमी होगी। तो ये चीज देखना पड़ेगा कि हम लोग उसके छोटे कंपोनेंट्स को क्या भारत में डेवलप कर सकते हैं। नहीं तो दवाई के क्षेत्र में एक बड़ा सा संकट भविष्य में आ सकता है, भले ही कोरोना का संकट आए या ना आए। अच्छा, ये देखिए फरवरी 15 के आसपास की रिपोर्ट थी। मैं राहुल लाल जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ा दूं, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि ये बीमारी कैसे खत्म हो रही है या कैसे ग्रो कर रही है। कि मार्च एंड और अप्रैल का जो महीना होगा, ऐसी आशंका है, इसको बिल्कुल अक्षरशः मान मत लीजिएगा कि ये जो बफर स्टॉक होता है दवाइयों का, इसमें एक दिक्कत आ सकती है, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स का दावा है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह से रिएक्ट करती है, किस तरह से तैयारी करती है, इसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करेंगी। मैं इसमें एक चीज जोड़ दूं दवाई के मामले में। बोलिए। भारत में ये माना जा रहा है, डॉक्टर साहब ज्यादा अच्छे से बताएंगे कि थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने पे शायद हम लोग ये हम पूछते, हमने लिख लिया ये सवाल। हम हम सोशल मीडिया पे सब जगह ये लोग कुछ मजाक भी कर रहे हैं कि यहाँ तो 42 डिग्री टेम्परेचर तो कई बार रात में हो जाता है, यहाँ कोरोना नहीं टिकेगा वगैरह वगैरह, ऐसा चल रहा है। लेकिन देखिए, हम लोग मैं बात कर रहा हूँ चीन के संदर्भ में। चीन का टेम्परेचर अभी तुरंत से जो है कि वो 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं जाना है, वो अभी ठंडा ही रहना है। अभी उसको अभी इस समस्या से उनको लंबे समय तक दो चार होना है। तो ऐसे में जो वो कंपोनेंट्स भारत हम लोग नहीं ला पा रहे। लेकिन हम उसमें सर दूसरी चीज समझना चाहते हैं, कोरोना का गर्मी से कोई ताल्लुक है या नहीं है। भाई ये बात जो फैलाई जा रही है या फैल रही है, वो तो डॉक्टर साहब वो देखिए, गर्मी बढ़ेगी तो अपने आप ये वायरस मर जाएगा और फिर कोई चिंता की बात नहीं है। इसका क्या कोई आधिकारिक कोई इसकी पुष्टि हुई है अभी तक? कोई रिसर्च, कोई वैक्सीन, कोई दवाई अभी इस तरह की सामने है नहीं। डॉक्टर साहब आएंगे अगले हिस्से में, हम एक एक बार सबको जोड़ लें। आतिर साहब, आप इसे कैसे देख रहे हैं? ये कितनी बड़ी चुनौती है और सरकार कितनी तैयार है? इसको हम चाइना से शुरू करते हैं। चाइना हम जानते हैं कि विश्व पावर के, वर्ल्ड पावर की तरह से उभरता आ रहा है जी। जनवरी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली रिपोर्ट जारी करी, उसमें सिर्फ 280 मामले तकरीबन चाइना में मिले थे जी। 20 जनवरी की बात है। 23 जनवरी को चाइना एक प्लान लेके आता है जिसमें वो एक अस्पताल तैयार करता है हजारों लोगों के लिए। हमने देखा 6 दिन में अस्पताल तैयार कर लिया गया। 200 केसेस पे, 280 केसेस पे चाइना ने इसको कितनी सीरियसली लिया ये आप देखिए। आज पूरी दुनिया में हजारों केसेस हैं। चाइना ने समझा इसको सार से, सार भी आया था 2003 में, वो भी कोरोना की ही एक किस्म थी। सार में भी रेस्पिरेटरी इशू होता था, इसमें भी रेस्पिरेटरी इशू होता है। तो उन्होंने 2003 में, आज से करीब 10-15 साल पहले भी यही किया था। कुछ चंद दिनों के अंदर अंदर उन्होंने एक अस्पताल तैयार किया था। उन्होंने अपनी गलती से सीखा और अपनी गलती को सुधारा। आज हम देख रहे हैं आधिकारिक तौर से आ रही है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है कि हजारों लोग मर चुके हैं। अब हम आते हैं इंडिया की तरफ। आपने कहा कि सैनिटाइजर नहीं मिल रहे, आपने कहा कि मास्क अवेलेबल नहीं। मैं आपको बताऊं 20 पैसे का मास्क आज 20 रुपए का बिक रहा है। 3 प्लाई मास्क होता है जो सर्जिकल मास्क में यूज किया जाता है, उसमें आज 1 प्लाई मास्क 3 प्लाई करके बेचा जा रहा है। कोई चेक एंड पावर नहीं है। ठीक है, भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार का मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार हमने इसको 30 जनवरी को हमारे यहाँ केस डायग्नोज हो गया था। उससे पहले 29 तारीख को हमारी नेबरिंग कंट्री श्रीलंका जैसी कंट्रीज में डायग्नोज हो चुका था। अब आप ईरान को देखिए, ईरान चाइना से कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता। बीच में इतनी सारी कंट्रीज आती हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, सब कुछ होने के बावजूद भी आज वहाँ पर एक मेडिकल इमरजेंसी वाली स्थिति है। हमने इसको ईरान में अच्छा। हमने इसको 1.5 महीने पहले क्यों नहीं लिया? भारत सरकार को इस बात की पूरी जानकारी थी, इसलिए 31 तारीख को भारत सरकार ने इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाले मास्क को बैन कर दिया। अच्छा। 31 जनवरी को। देखिए 8 जनवरी को रिवाइज किया जाता है ऑर्डर को, और उसमें कहा जाता है सर्जिकल मास्क और ग्लव्स की छूट है 8 फरवरी जी, 8 फरवरी। ठीक है। अब जब 31 को हमने बैन कर दिया था तो क्यों किया था, और 8 को हमने उसकी छूट क्यों दी? क्या हमें इस बात की स्थिति का आकलन नहीं था कि इतनी बड़ी मुसीबत हमारे दरवाजे पे खड़ी है? आप ये कह रहे हैं कि सरकार दोनों तरह की तैयारियों में, सरकार के पास कोई तैयारी नहीं है। देखिए अभी जैसे अभी हमने सुना कि 29 लैब्स की जो 19 लैब्स की बात करी जा रही है। सर हम हिंदुस्तान की बात करें, हमें लाखों लैब्स की जरूरत है। हम डायग्नोज कैसे करेंगे? नमूनिया, देखिए वेदर चेंज हो रहा है, फ्लू का सीजन है, सर्दी खांसी बहुत कॉमन सी चीज है। नमूनिया तो आप अंदर से बाहर चले जाइए, सर्दी से एसी से बाहर चले जाइए, गर्मी में वापस एसी में आ जाइए, आपको नमूनिया के सिम्टम्स दिखने लगेंगे। कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति को कोरोना वायरस है, ये नॉर्मल निमोनिया से ये ग्रस्त है? इसकी कोई आपके पास सॉलिड प्लान नहीं है। देखिए विपक्ष अगर कह रहा है कि अगर केंद्र सरकार के पास कोई नीति है या कोई एक्शन प्लान है, राहुल गांधी की बात आपको सही लग रही है? रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। तंज से अलग राहुल गांधी की बात का आप सैद्धांतिक समर्थन कर रहे हैं कि साहब हालत
टाइटैनिक के कैप्टन जैसी है कि आप केवल भरोसा दिला रहे हैं कि अनसिंकेबल है, ये डूबेगा नहीं, जबकि वही डूबा। आप ये कह रहे हैं करोड़ों लोगों का हम टेस्ट कैसे करेंगे? एम्स की स्थिति वैसी खराब है, अगर किसी को वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है, वेंटिलेटर पे डालने की जरूरत पड़ती है, इनके पास है ही नहीं, बिल्कुल। ये तो हम तजुर्बा करके देख कैसे हम करेंगे? हम आएंगे सर। दो प्रतिक्रियाएं जल्दी जल्दी योगेश सोनी साहब और यहां राहुल तालान जी की ले लेते हैं, फिर हमारे साथ ओपी सिंह जी मौजूद है। उत्तर प्रदेश में सरकार की क्या तैयारी है, और ओकार सिंह जी वहां से हमारे साथ मौजूद है एक विश्लेषक के तौर पर, वो उत्तर प्रदेश की रियल पिक्चर हमारे सामने रखेंगे। वैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जबरदस्त इंतजाम किए हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह हैं वो लगातार मीडिया के संपर्क में हैं, और वो जो भी कोशिश कर रहे हैं उसकी जानकारी वो तुरंत मीडिया को उपलब्ध करा रहे हैं। आज जयप्रताप सिंह जी ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी सस्पेक्टेड केस पाए गए थे वो सब नेगेटिव है, यानी किसी को कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है। शाम 6 बजे तक की यह स्थिति है। तो हम ओपीजी और वहां ओकार जी को जोड़ेंगे, लेकिन पहले राहुल तालान साहब हमें बताइए कि कैसे देख रहे हैं। देखिए, दो हिस्से हैं। एक तो हम जो जज कर रहे हैं बीमारी को, वो हिस्सा क्या है, हम अतिरिक्त पैनिक में कर रहे हैं या अतिरिक्त लापरवाही में कर रहे हैं। नंबर 2, जो भी स्थिति है उसके मुताबिक क्या सरकार की तैयारियां हैं? देखिए, हमारे यहाँ ना एक देश में एक चलन सा है कि मास हिस्टीरिया क्रिएट कर दिया जाता है किसी भी चीज को लेके। जैसे अब सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है, तो सही कह रहे हैं, लोग पहुंच गए अचानक से, क्या वो सैनिटाइजर क्या रोक लेगा क्या? अगर जो आप सैनिटाइजर से एक बार आपने हाथ ऐसे साफ किए, वो एक लेयर आपके हाथ पे आ गई, लेकिन दोबारा से आपने कुछ किया तो फिर दोबारा से आपके जर्म्स आपके हाथ पे होंगे। ठीक है। तो वैसे ही जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हाथ लगातार धोते रहने चाहिए, ये सबसे अच्छा है। 20-25 सेकंड तक हाथ धोइए आप। अब जो हम मास्क यूज कर रहे हैं, जो सर्जिकल वो मास्क बता रहे हैं ये, तो वो एक बार ही तो यूज कर सकते हैं ना डॉक्टर साहब हम, या उसको बार बार यूज कर सकते हैं? एक ही बार यूज कर सकते हैं ना हम उसको। तो लोग जा रहे हैं कि आप एक बार आपने वो मास्क यूज कर लिया, दोबारा से फिर उसको उतार दिया, फिर दोबारा से एक मास्क लेने जाएंगे? नहीं, ये सब हमारे यहाँ क्या है कि लोग बहुत तेजी से ना चीजों को 20 पैसे का मास्क 20 रुपए में बिक रहा है। नहीं, देखिए वो ठीक है, वो सब ठीक है। 150 रुपए का बिक रहा है। हाँ, 150 रुपए का। हम आएंगे सर उस पर भी आएंगे। N95 मास्क बहुत अच्छा बोलते हैं कि वो ठीक है उसके लिए। तो जो भी है वो सारी चीजें सरकार ने अपनी तैयारी तो की हुई है। एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो लोग पाए जा रहे हैं या जो सस्पेक्टेड है उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है और उनकी जांच की जा रही है। और लैब्स जो 19 लैब्स बनाई गई हैं, तो ऐसा नहीं है जैसे आतिर जी ने सरकार पे सवाल उठा दिया, वो बहुत आसान सा काम है सरकार पे सवाल उठा देना, लेकिन सरकार की तैयारी है। और भारत में अभी तक 31 केस हैं, शायद 31 केस पाए गए। तो सरकार कहीं ना कहीं ना, मुझे लगता है कि इन चीजों को लेकर सीरियस है। और लोगों को क्या है, खुद से कुछ एटिकेट्स रखने चाहिए और खुद की तैयारी रखनी चाहिए। अब जैसे दिल्ली में क्या कर दिया गया, स्कूल बंद कर दिए गए। इससे क्या है, अब जैसे स्कूल में जा रहा हूं मैं, तो मुझे पता है मेरे क्लासमेट्स कौन है, तो मुझे उनके घर वालों का भी पता है। बस हमें ये देखना है कि उनकी जो वो कहां जर्नी की है, उन्होंने किसी ऐसे देश में तो नहीं गए। ट्रैवलिंग हिस्ट्री क्या, उत्तर प्रदेश में जो आइडेंटिफाई हुआ वो उसी से हुआ, दिल्ली से आए, पार्टी दी वगैरह। ट्रैवलिंग हिस्ट्री आप नहीं खोज पा रहे हैं ना। पूरा 2-3 मेहमान रह गए, पूरा करें। सारे स्कूल बंद कर देंगे। आपको ना मॉल जाना बंद करना चाहिए, जहां आपको पता ही नहीं कि किससे मिल रहे हैं आप। मॉल जाना बंद करना चाहिए, पब्लिक प्लेस पे जाना बंद करना चाहिए। बहुत संक्षेप में बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं उनकी बात के जवाब। जनता पार्टी के प्रवक्ता से आप ये पूछिए 31 जनवरी को हमने मास्क एक्सपोर्ट बंद क्यों किया था और 8 फरवरी को उसमें रिलैक्सेशन क्यों दे दिया? ठीक है सर, जरूर पूछेंगे। एक बार सोनी साहब का हम कमेंट ले लें। सोनी साहब, आप तो लगातार रिपोर्टिंग करते हैं जी, क्या माहौल है बाहर? टेलीविजन पर ही ज्यादा पैनिक और चर्चा दिखाई दे रही है या फिर समाज में, सड़क पर पैनिक और चर्चा है? क्या तजुर्बा है आपका? मैं राजीव जी सबसे पहले इस पे एक बात कहना चाहता हूं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। इस मुद्दे को लेके 2 डॉक्टर्स के इंटरव्यू करे मैंने, 2 बड़े अस्पतालों के। दोनों की प्रतिक्रियाएं थोड़ी अलग अलग थी। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर समस्या है कि जैसे पहला प्रश्न था हाथ धोने, ये तो बात थी। नॉनवेज को लेके बड़ा भ्रम था, तो मुझे एक अखबार की ओर से इंटरव्यू करना था। तो एक ने कहा कि नॉनवेज ऐसे में खाना ही नहीं चाहिए और एक ने कहा कि आप पका के खा सकते हैं। ऐसी 1-2 बातें और थी जो डिफरेंसेस थे, जो हम लिख देते हैं वो गूगल वही हमारे इंटरव्यू उठा लेता है और वही बाद में हम उस पर अमल कर लेते हैं। तो समस्या क्या है कि इसमें मतभेद भी बहुत सारी बात है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि ये कोई छोटी घटना है, लेकिन अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि
जब चाइना में इतनी मौतें हो चुकी हैं या पूरा विश्व इससे प्रभावित है, तो हमारे देश में, हमारे देश के परिवेश में जो आपका प्रश्न था इनके लिए, उसमें हमें चिंता होने की जरूरत है नहीं। तो इन्होंने कहा कि जो सिम्टम्स बताए, और जैसा कि मेरे साथी मित्र ने भी बताया कि ऐसे सिम्टम्स तो नॉर्मली मुझे भी हो जाते हैं, ऐसी एलर्जी हो जाती है, तो ये कैसे पकड़ा जाए, क्या इसकी जांच के लिए कोई होना चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि एक कुछ चीजों का, हिंदुस्तान जैसे बहुत बड़ी जनसंख्या का देश है और इसमें कोई भी चीजों का आ जाना वो कहीं ना कहीं चीजों का गणित बिगाड़ देता है। ये वो आंकड़े हैं, ये वो मामले हैं जो हमारे समक्ष आए हैं। क्या पता अभी बहुत हमारे देश में जो केवल लाइटों में रहने वाले नागरिक हैं वो मात्र हैं। हम मास्क की बात भी कर रहे थे राजीव जी, कितने लोगों को मास्क की जानकारी और कितने लोग खरीद सकते हैं। मैं कहता हूं आप मास्क की कीमत 20 रुपए रख के उपलब्ध भी करा दीजिए, वो कितने लोग कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा केंद्र सरकार को ऐसे में इन चीजों के लिए जागरूक करने के साथ साथ मास्क जैसी चीजें फ्री भी बांटनी चाहिए या कोई ना कोई ऐसा कैंपेन चलाना चाहिए। ये कोई उसके विरोध में बात नहीं करी, ये मेरा एक सजेशन और एक मेरा ख्याल है। दूसरी बात क्या होती है कि इसकी जो स्टडी है, जो इसकी जानकारी है, उसको हम नेट के आधार पर या चाइना के आधार पर आकलित करके अपनी तरफ से बयान में दे दे, वो शायद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि इसकी तकनीकी जानकारी के लिए एक हर प्रदेश में, जैसे आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो, तो 137 जो संदिग्ध यात्री थे उनके ऊपर उनकी प्रयोगशाला में अलग अलग सैंपल नमूने भेजे गए। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये केवल उत्तर प्रदेश या दिल्ली, ये पूरे देश में कर देना चाहिए। और कोई ऐसी स्थिति है तो उसे में चुनौतीपूर्ण लड़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज अगर एक बार फैल गई, मैं अभी शायद वो मेरा ख्याल गलत हो सकता है, मेरे एक रिपोर्टर से वहां बात हुई कि गाजियाबाद में भी शायद एक मसला आज शाम की रिपोर्ट, एक शाम की रिपोर्ट है, तो मैं चूंकि उसको पढ़ नहीं पाया था, में एक सस्पेक्ट जी, एक सस्पेक्ट जो है तो इसका मतलब हम कहीं भी घिर सकते हैं। और 6 बजे तक की रिपोर्ट यह है कि लखनऊ एयरपोर्ट पर एक सस्पेक्ट मिला है जो अबू धाबी से आया है। जी, लखनऊ एयरपोर्ट पर एक सस्पेक्ट पाया गया है जो इस वक्त मेडिकल केयर में है, वो अबू धाबी से आया था। तो राजीव और वो मेरा चंक का मैं अपना उसमें अंत ये करता हूं कि जो इसमें डॉक्टरों को भी जानकारी है वो अपनी रिसर्च के आधार पे है, नेट के आधार पे है, या वो देखिए अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, तो शायद ये तयशुदा रूप से कि देश का हम लोगों का भला करना चाहेगा। मैं चाहता हूं कि ये इसको हम लखनऊ जाए उससे पहले हम सब क्या इस बात पर सहमत हैं या नोएडा में कि अभी तक एक डॉक्टर आनंद आप बताएंगे कि एक ट्रैवलिंग हिस्ट्री ऐसी चीज है जो अगर आपको निमोनिया हो जाए, सांस फूले, फीवर हो, वो हाई फीवर हो या लो फीवर हो, वो अतिरिक्त पैनिक आपको तभी करेगा जब आपको ये पता लग जाए कि मैं तो फला कंट्री के व्यक्ति के संपर्क में आया था। यही एक अभी तक रेमेडी है हमारे पास, लेकिन ये जानना बड़ा कठिन है। डॉक्टर साहब यही एक रेमेडी है। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज में, क्योंकि मैंने बताया ना जैसे कि सारे के सारे सिम्टम्स एक जैसे से हैं, तो हम लोग हिस्ट्री के बेसिस पे कि क्या उसकी ट्रैवलिंग की हिस्ट्री थी, क्या सांस फूल रहा था उनका, या फिर कहीं जो कांटेक्ट है, जो पेशेंट को ये वाली बीमारी है उसके कांटेक्ट में हम लोग आए हैं, या फिर हम लोग उनके जो क्राउडिंग है, ओवर क्राउडिंग एरिया से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। तो देखिए सरकार जब करेगी तब करेगी, सरकार को भी करना चाहिए, लेकिन प्राइम न्यूज आप लोगों से अपील करता है कि कृपया करके आप जिन भी अपरिचित लोगों से मिले, प्राइम न्यूज की अपील है अपरिचित लोगों से मिले, इन 10, 15, 20, 1 महीने के दौर में आप जरूर उसकी ट्रैवल हिस्ट्री का पता रखें कि जिस व्यक्ति से हम मिल रहे हैं क्या उसने आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल किया है, अगर किया है तो वो किस देश में गया है, क्या उसकी तबीयत खराब तो नहीं थी। आपकी तबीयत जो खराब हो रही है इससे उसका कोई रिश्ता तो नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो आप जागरूक बनेंगे, और अगर दुर्भाग्य से आप शिकार हो गए तो आप चीजों को ठीक से पकड़ पाएंगे। सर बिल्कुल, हम एक दोनों ही बहुत सीनियर, बहुत सम्मानित मेहमान। अच्छा बोलिए। मैं कह रहा हूँ, अब देखिए मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं सर, अब बताइए एक 1.5 घंटे की लंबी यात्रा कर रहे हैं, बिल्कुल उसमें खाली होने का स्पेस भी नहीं है वहाँ पे। जो दिल्ली का जो ट्रेवलिंग सिस्टम है, मेट्रो जान है उसमें, अब बताइए उसमें कोई यात्री कहाँ से किसी का कोई ट्रेवल हिस्ट्री कोई जान सकेगा उसमें। लेकिन वो नहीं, लेकिन ये है कि वो टच करने से बचे, हैंडशेक न करें, हाथ न मिलाएं, राजीव साहब नमस्कार करें। अब स्थिति क्या है आप बताइए, आप अगर मेट्रो में आप बिल्कुल मेन समय में आप जाइए, उसमें बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब न चाहते हुए भी आप संपर्क में आ ही जाएंगे, न चाहते हुए भी आप संपर्क में टचिंग में आ ही जाते। अच्छा, अब देखिए हम ओपी सिंह जी को जोड़े और फिर ओकार सिंह जी को हम लाना चाहते हैं, दोनों ही बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानित मेहमान हैं। ओपी सिंह जी, एक तो हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में इस विषय पर क्या संवेदनशीलता है और क्या एक्शन प्लान है। वैसे स्वास्थ्य मंत्री जी ने अलग अलग समय पर शेयर किया है, लेकिन इस माहौल में चीजें हर 2 घंटे पर, हर 4 घंटे पर बदल रही हैं, आंकड़ा भी बदल रहा है। जैसे अभी हमने जानकारी दी कि गाजियाबाद में एक सस्पेक्ट जानकारी में आया है, लखनऊ एयरपोर्ट पर, अमौसी एयरपोर्ट पर अबू धाबी से आया हुआ एक व्यक्ति सस्पेक्टेड है। तो बताएं सर क्या तैयारी है, और लखनऊ में भी या हर जगह
चूंकि स्थिति ऐसी है, पैनिक जो हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार की तरफ से जो संवेदना है वो क्या है सर? देखिए राजीव जी, जो आज आपने डिबेट का विषय रखा है वो बहुत ही समसामयिक है और इसको पूरा देश या जो लोग भी देख रहे होंगे इस उम्मीद के साथ देख रहे होंगे कि कोरोना वायरस है क्या, ये इसकी देश में स्थिति क्या है। अभी तक तो सुनते आए कि विश्व के 12 से अधिक देश इससे बुरी तरह से प्रभावित है जी। हमारे देश में भी संदिग्ध स्थिति में देखा जा रहा है। तो लोग इस पैनल, जो ये प्रबुद्ध पैनल है और आपका चैनल है, इस माध्यम से ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि सार्थक बहस में उन्हें क्या मिला। मैं किसी राजनीतिक चश्मे से या राजनीतिक तंज पर मैं नहीं जाना चाहता, अच्छी बात, क्योंकि जिसका जो स्वभाव है, जिसकी जो मानसिकता है, उससे कोई बाज नहीं आ सकता जी। मैं ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ही क्यों, जहां हमारी विपक्षी पार्टियों की सरकार है, वो अभी अपने उनको नागरिकों की चिंता है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे जो भी हो। मैं ये नहीं कहता कि उत्तर प्रदेश में हम इस पर अलर्ट है और बाकी प्रदेश के लोग व्यवस्था नहीं कर रहे या हम दोषारोपण करें। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, आगरा सहित पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है जी। मैं कुछ और बताऊं, इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि लखनऊ, आगरा और नेपाल से सटे हुए जो 7 जिले हैं, बहराइच, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, इस पर 13 जिलों पर विशेष निगाह रखी जा रही है और उन 13 की रिपोर्ट दिल्ली मुख्यालय पर मंगाई जा रही है और वहां 24 घंटे वहां पर जांच हो रही है जी। हमारे कई साथियों ने कहा कि अगर ट्रेन में एक साथ जाए, अगर वहां हो गया तो क्या हुआ, अगर माल में गए वहां हो गया तो क्या करें। हो सकता है, हमें यह देखना है कि हम कितना सावधान और सतर्क हैं, हम कितना उपाय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट है, सभी हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग, विदेश से आने वाले सभी विदेशियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। पहले जब स्टार्ट हुआ तो चाइना से की जाती थी लेकिन आज कोई भी विदेशी अगर वो उत्तर प्रदेश की जमीन पर पैर रखता है तो उसकी स्क्रीनिंग होती है और इसके तहत अब तक 700 लोगों की स्क्रीनिंग हुई है, जिसमें आपको बताएं कि 175 नमूने लिए गए हैं संदिग्ध लोगों की और जिसमें 157 निगेटिव पाए गए हैं। 18 जो है वह अभी लैब से जांच रिपोर्ट आना बाकी है। आप ये समझिए कि जो KGMU है जी, यहाँ का यूनिवर्सिटी KGMU है, इसको केंद्र सरकार ने नोडल हॉस्पिटल बनाया है और यहाँ की जो 6 PGI, लोहिया, बलरामपुर, KGMU, यहाँ पर 820 बेड का विशेष वो वार्ड तैयार किया गया है, जिसमें एक वार्ड में 10 लोगों की रखने की व्यवस्था की गई है और जो डॉक्टर है वो प्रशिक्षित है, उनको प्रशिक्षित करके वहां पर दिया गया है और सारी सामग्री उपलब्ध है। इसके अलावा 800 अधिकारी और कर्मचारी इस पूरे इस अभियान में लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, प्रत्येक जनपद में 5-5 लोगों की 11 कमेटियां बनाई गई है जो इस बात की निगरानी करें अस्पतालों में और चारों तरफ, जैसे भी हो सकता है कि अगर कोई संदिग्ध मिलता है तो उसको तत्काल वो जिला अस्पताल को बताएं और जिला अस्पताल मुख्यालय को बताएं। मैं ये नहीं कहता कि हमारी सरकार ने सारी व्यवस्था कर दी है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अपने नागरिकों की जान माल की रक्षा करने के लिए इस सरकार द्वारा जितनी व्यवस्था हो सकती है उतनी व्यवस्था किया है। और हमारा निवेदन है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे राजनीतिक दल हो, इस आपदा के समय में बहुत राजनीति कर लिया, कंधे से कंधे मिला के हमारा इतिहास रहा है कि जब भी देश पर आपदा आई है, वो किसी प्रकार की आपदा आई है, उसमें सभी विपक्षी पार्टियां और सारे लोगों ने कंधे से कंधे मिलाकर वो आपदाओं से लड़ा है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों को भारत डूबता हुआ देश दिखाई पड़ रहा है, कुछ लोगों को जैसे वो अपने घर को सुधारने की बजाय, आपने जो कहा वो अच्छी बात है कि हम आज उस तरफ नहीं जाएंगे। ऐसे लोगों को आपने खुद कहा आज हम उस तरफ नहीं जाएंगे। हम तो देखिए 2-3 चीजें जो महत्वपूर्ण सवाल भी हैं। एक तो यहाँ राहुल लाल जी ने ये जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री है
इसका जिक्र किया था अपने वक्तव्य में। उन्होंने ये कहा कि साहब 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री का, ईरान से 550। अच्छा 550, जिनकी हिस्ट्री का पता नहीं लग पा रहा है। तो अगर उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे मामले, इसके लिए क्या कोई अतिरिक्त कोशिश की जा रही है? सर इस पर एक आंसर जरूर रखिएगा। एक यहां आतिर साहब ने प्रश्न रखा था कि 31 जनवरी को एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया था मास्क का। सर आपको जानकारी ओपीजी तो जरूर बोलिएगा। वो कह रहे हैं कि 31 जनवरी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मास्क का जो एक्सपोर्ट है वो बंद कर दिया था, लेकिन फिर 8 फरवरी को दोबारा उसमें छूट दी गई सर्जिकल मास्क के बारे में। ऐसा क्यों किया गया? वो अपनी बात में ये भी आरोप लगा रहे थे कि अगर जनवरी के महीने में हमें पता लग गया तो इस एक महीने में जब तक ये संख्या 25, 28, 30 नहीं हो गई तब तक हमने ये सिक्योरिटी मेजर क्यों नहीं उठाए, वगैरह वगैरह। इन 2 सवालों का आंसर करिए, फिर हम ओकार जी को लेकर आए। देखिए, पहले चीज तो ये है राजीव जी कि जो ये विद्वान राजनीतिक विश्लेषक है राहुल जी, उसकी जानकारी उन्हें विशेष होगी, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि मैं केंद्र सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं प्रदेश सरकार और प्रदेश संगठन का प्रवक्ता हूं, लिहाजा उनकी जो जानकारी है मैं उसे जवाब नहीं दे सकता। ठीक है। 500 लोग पूरे देश में इस तरह के लोग हैं और वो लापता हो चुके हैं, यह भी जानकारी हो। लेकिन मुझे यह पता है कि उत्तर प्रदेश में एक जरूर इस तरह का केस आया है। चाइना का जो है वो नागरिक है जो किसी कारणवश वो खो गया है या नहीं मिल रहा है, उसकी तलाश की जा रही है। वह एक व्यक्ति की जानकारी मुझे है, ठीक है। बाकी 499 लोगों की जानकारी ठीक है, आपने बहुत साफ ईमानदारी से बात कह दी। अब हम ओकार जी को जोड़ लें सर, और फिर हम अपने दर्शकों से भी एक संवाद आज करना चाहते हैं कि देखिए कोई सरकार हो, जब तक समाज सामने नहीं आता, वो जब तक सावधानी नहीं बरतता, खासतौर से ऐसे चुनौतीपूर्ण वक्त में, तब तक कोई भी सरकार या उसकी कोशिश कामयाब होती नहीं है। तो हमारे दर्शकों के लिए आप लोग जो कहना चाहेंगे वो हम आपके पास आएंगे, लेकिन पहले ओकार जी जो कि आज विश्लेषक की भूमिका में हैं, ओकार जी हमें बताइए कि क्या रियल पिक्चर है? आप जितना विश्लेषण और जितना नजरिया रख समझ पा रहे हैं उसके मुताबिक क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए राजीव भाई, एक बात बताऊं मैं आपको, अभी कोरोना वायरस का जो हम खतरा देख रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि भारत में अभी उस तरह का खतरा नहीं है। अगर खुदा न करे वैसा खतरा आ जाता है तो मुझे डाउट है कि हम उसको बहुत कायदे से निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे जी। मैं हिंदुस्तान की बात तो नहीं करता, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, कानपुर, बरेली, इतनी कमिश्नरीज को छोड़ दीजिए और 2 शहर और ले लीजिए, झांसी ले लीजिए कमिश्नरी एक, और नोएडा और गाजियाबाद। नोएडा गाजियाबाद शहर ले लीजिए, यही एक 10 शहर ऐसे हैं जहां पर अगर कोई सीवियर घटना घटित हो जाती है या कोई भी इस तरह की बीमारी आती है तो कम से कम उसकी देखभाल डॉक्टर कर सकते हैं। बाकी आप समझिए कि जो आपके अलीगढ़ है, चित्रकूट है, देवीपाटन है, अयोध्या है, बस्ती है, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, आजमगढ़, यहाँ पे ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जो कि कायदे से इलाज कर सके। मेरे ख्याल से मेरी बात से आप पूर्णतया सहमत होंगे। दूसरी चीज, इनको ये चाहिए, मैं ये नहीं कहता कितने आ रहे हैं वो सरकार कर रही है, अपने हिसाब से कर रही है, कहीं कहीं लैप्सेस भी हो जाते हैं, लेकिन जो भी इलाज की व्यवस्था करनी है वो सरकार को मुतमईन करनी चाहिए। अभी भारत सरकार के मंत्री का हम बयान देख रहे थे, 15 लैब बनी है, 19 और बननी है। आप बताओ, 132 करोड़ की आबादी में आज तक हम सीरियस लैब नहीं बना पाए कि हम उसको पता कर सके इसको क्या बीमारी है। आगरा का एक पेशेंट जब वो भर्ती हुआ था, 4 आदमी बंद वहां भर्ती हुए थे, तो उनकी जांच रिपोर्ट पुणे गई थी, पुणे से आ रही थी। जब इतना गैप रहेगा तो आप इलाज कब शुरू करोगे? आइसोलेशन में आपने पता लगा कि 100 आदमियों को भर दिया, 200 आदमियों को भर दिया और उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट निकल रही है 2, तो ये पैनिक हम पैदा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको बहुत कायदे से चल के, और बहुत पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इन जिलों में जो इंटीरियर के हैं यहाँ कम से कम ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर देखिए कि पेशेंट आपसे नहीं समझ रहा है तो उसको तुरंत इन शहरों में ट्रांसफर कीजिए जहां इसकी व्यवस्था है। और जो आइसोलेशन वार्ड जिन्होंने बनाए हैं, कहीं 10-10 बेड का बनाया है, मैं समझता हूँ किसी भी हॉस्पिटल में 20 बेड से ज्यादा आइसोलेशन वार्ड नहीं है।
इनको इमरजेंसी में सिस्टम बना के रखना चाहिए कि हम कम से कम 200, 300, 400 आदमियों को कर सके। क्यों? क्योंकि हम डेंगू के और स्वाइन फ्लू के पेशेंट को देख चुके हैं। जब ये आना शुरू करते हैं तो सैकड़ों की संख्या में आते हैं। इंसेफ्लाइटिस के पेशेंट को देख चुके हैं गोरखपुर में, जब आना शुरू करते हैं तो सैकड़ों की संख्या में आते हैं। इनका इलाज नहीं हो पाता, इसलिए मरने लगते हैं और तब प्रॉब्लम होती है। तो सरकार को इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए और धीरे धीरे, अभी आपके पास ऐसी इमरजेंसी नहीं आई है, लेकिन आप अपना डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान बना के रख लीजिए ताकि आप जो है उससे निपट सके। और जितने ये आपके स्टरलाइज कपड़े हैं जो डॉक्टर्स को और सिस्टर्स को और कंपाउंडर्स को पहनने चाहिए, उसकी इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि जब इस समय जब घटना घटित हो तो कम से कम आदमी इक्विप्ड होकर वहां पर रहे। वरना पता लगा कि डॉक्टर ही पेशेंट हो रहा है तो बड़ी और दिक्कत होगी, फिर इलाज भी ठीक से नहीं हो पाएगा। ठीक बात है, अच्छी बात है, आपने कही। घबराने की जरूरत नहीं है, मास्क नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप न घबराने के चक्कर में जो जरूरी इंतजाम है वो भी न करें ओंकार जी। और आप जो बात कह रहे हैं कि देखिए अभी बहुत पैनिक या बहुत इमरजेंसी सिचुएशन देश के साथ। अच्छा, बोलिए सर, बोलिए ओंकार जी, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर मास्क नहीं है तो आप अंगोछा बांध सकते हैं। डॉक्टर कह रहे थे कि उसकी 3 लेयर बना के अंगोछा बांध सकते हैं, महिलाएं दुपट्टा बांध सकती हैं। अगर ये भी नहीं मिलता है तो जब आप बाहर से घर में आते हैं तो आप स्टीम लीजिए। स्टीम लेने से भी आपके जर्म्स जो है वो मर जाएंगे। हाथ धोने का काम सभी लोग बता रहे हैं। तो कुछ चीजें जो प्रिकॉशन हम ले सकते हैं, नागरिकों को बताएं, लोग इससे घबराएं नहीं और कायदे से सावधानी पूर्वक चले और सब कुछ काम करें, तभी इसका मुकाबला हो सकता है। दवा चूंकि बनी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिसको हो जा रहा है तो वो बच नहीं रहा है। सब लोग बच भी रहे हैं, कुछ केसेस होते हैं। तो इसलिए पैनिक ना होके कायदे से इसकी इलाज की पैनिक की आवश्यकता नहीं। हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहते हैं कि कतई पैनिक की आवश्यकता नहीं, समझदारी की आवश्यकता है, तैयारी की आवश्यकता है कि खुदा न खास्ता अगर वो सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो आप इतने इन्फॉर्म्ड रहे कम से कम कि उसका मुकाबला ठीक से कर पाएं। डॉक्टर साहब, हम आपके पास आएंगे, फिर हम कोशिश करेंगे कि एक बार हम दोबारा अपने पैनल के पास जा पाएं। हमें ये बताइए डॉक्टर आनंद कि 2-3-4 चीज़ें। एक तो ये गर्मी वाली बात जो कही जा रही है, क्या ये कोई ऑफिशियल स्थिति है इस मामले में? अभी राहुल जी ने भी जिक्र किया चाइना के संबंध में कि साहब उनका टेम्परेचर अभी कम है, लेकिन हमारा तो अभी कुछ ही दिन में जो है 35-40 के आसपास पहुंचने लगेगा। नंबर 2, ये नॉनवेज को लेके चीज़ें कही जा रही हैं। हमने देखा कि लखनऊ में 2 जगह से खबरें आई। लखनऊ में तो बाकायदा जिलाधिकारी ने एडवाइजरी जारी की है। इसी तरह से अलीगढ़ में हमने देखा कि बहुत सारी एडवाइजरी कहीं नहीं भी जारी की जा रही है तो लोग प्रिकॉशनरी अपनी चीजें कर ले रहे हैं। इसका क्या मेडिकल ग्राउंड है सर? कुछ बताएं जिससे कि प्राइम न्यूज के दर्शक एजुकेट हों, कम से कम एजुकेट होंगे तो वो अपने आप मुकाबला करने में सक्षम हो जाएंगे। बोलिए। दोनों ही तथ्य की अभी तक पुष्टि नहीं की है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने, कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी का कोई इफेक्ट है इस वायरस पे। ठीक है, बट जो नॉर्मली कोई से भी वायरस होते हैं वो उनका टेम्परेचर पे इफेक्ट हुआ है अभी तक। लेकिन अभी तक इस वायरस पे कोई पुष्टि नहीं की गई है कि कोई टेम्परेचर का इफेक्ट है या फिर आर्द्रता का इस पे कोई इफेक्ट है। दूसरा पॉइंट जो आपने बताया कि नॉन वेज से ये फैल रहा है। जो नॉनवेज है, नॉनवेज को अगर पका के खा सकते हैं तो उसको अच्छे से पका के खाएं। ये कई सारे फैक्ट्स आए हैं, जैसे कि सोनी जी ने बताया कि कुछ कह रहे हैं कि ये फैल रहा है उससे, नॉनवेज से, कुछ कह रहे हैं नहीं फैल रहा है। ये बड़ी डाइसी वाली सिचुएशन है। बट जो भी जैसे स्वाइन फ्लू होते थे, सारे जितने फ्लू होते थे, इनको अगर अच्छे से पका के अगर नॉनवेज को खाया जाए तो इनसे बीमारियों फैलने के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो हम लोग ये भी एक प्रिकॉशन वाला वो है, मैटर है। ये भी इसकी भी पुष्टि नहीं की गई है। प्रिकॉशन वाला और साफ सफाई से जुड़ा हुआ है। ये भी, इसमें भी तो साफ सफाई का ही तालान साहब एंगल है। हम बस सारे एक एक करके आते हैं। आप बोलिए सर, अगर प्राइवेट सेटअप पे कोई पेशेंट आता है तो क्या हमारे पास लैब इतनी सक्षम है कि डायग्नोस कर सकें? सर, डिपेंड करता है कि वो लैब और हॉस्पिटल का लेवल क्या है। किसी भी एक दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए, क्या दिल्ली में ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनके हाँ, पास एक नॉर्मल टेस्ट है ये, जहाँ हम लोग एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR भेजते हैं स्वैब लेके। इसका एक प्रोटोकॉल्स होता है कि हम लोग एक स्वैब ले लें, नेजोफेरेंजियल, जो गले से जो स्पूटम आता है उसका स्वैब लेके उसके इन्वेस्टिगेशन भेज दें। स्पूटम कल्चर, स्पूटम का कल्चर जो जी, ठीक है। नहीं तो डॉक्टर साहब अगर बता सकें हमारे दर्शकों को कि क्या चीज़ पाई जाती है तो ये कहा जाता है कि साहब ये आदमी कोरोना से पीड़ित है। अगर
जुकाम, सर्दी, आपने अभी स्पुटम का जिक्र किया, ये सब नॉर्मल फीचर है हमारे देश में। हम देखते हैं कि जो भी आदमी जुकाम से पीड़ित है या जिसको भी 1-2 हफ्ते खांसी रह जाती है, उसको कफ या स्पुटम बन जाता है। सीजन चेंज हो रहा है, ना? सबको सीजन वायरल का सीजन वैसे ही अभी चल रहा है। क्या खास चीज पाई जाए तो फिर आदमी सीरियसली ये अपने आप को मैंडेट कर सके कि नहीं, अब हम कोरोना से पीड़ित हो गए हैं? हमने ये भी देखा है, हमने प्रैक्टिकली देखा है, हमने अपनी कुछ दिनों में जिन अस्पतालों का दौरा किया है वहां स्थिति यह है डॉक्टर आनंद कि जैसे ही पता लगता है कि ये कोरोना वायरस से पीड़ित हो सकता है, वहां उस पेशेंट को डिस्चार्ज करके दूसरी जगह भेज देते हैं। ये दिल्ली में हो रहा है, ये हमने दिल्ली में देखा है। मैं उस अस्पताल का नाम नहीं लेना चाहता। हमारी जानकारी में आया कि रात को 2 बजे 2 पेशेंट लाए गए जो सस्पेक्टेड कोरोना वायरस से थे। उन लोगों ने बजाय उसको ट्रीट करने के या लैब में या कहीं आइसोलेशन वार्ड में रखने के, उन्होंने उसको डिस्चार्ज कर दिया कि नहीं साहब आप जाइए, एम्स जाइए, यहां जाइए, वहां जाइए। तो है क्या ये? तो थोड़ा एजुकेट करिए हमारे दर्शकों को कि खामखा वो भाग दौड़ करें, इधर उधर जाएं और फिर हाथ में कुछ ना आए। देखिए, इस वायरस के जो सिम्टम्स होते हैं वो नाक बहना, खांसी आना, बुखार और शरीर का टूटना। ठीक, ये 4 फीचर सब में होते हैं। दूसरा जो है सांस फूलने का, क्योंकि कभी कभी ये निमोनिया की तरह प्रेजेंट कर सकता है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ठीक बात है, वैसे ही हर एक जुकाम खांसी कोरोना नहीं होता। इसको डायलॉग, हाँ डायलॉग की तरह कह देते हैं। हमारे देश में डायलॉग ज्यादा चलता है, जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसी तरह से हर बुखार कोरोना नहीं होता। तो हर बुखार कोरोना नहीं होता। ठीक बात। तो इससे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ये मजाक में जरूर कहा गया है, लेकिन इसकी अपनी संवेदना है, इसकी अपनी सिंसियरिटी है। जबरदस्ती पैनिक न हो, और अगर ऐसा दुर्भाग्य से हुआ है तो सही मेडिकल केयर लें। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है। डॉक्टर साहब कुछ और कहना चाहते हैं तो कहें, वरना हम आगे बढ़ते हैं। बोलें, आप कुछ और कहना चाहते हैं? पहली चीज कि हम लोगों को प्रिकॉशन लेनी है। प्रिकॉशन कि हमें कांटेक्ट में नहीं आना, डायरेक्टली हैंड वॉश करके रखने हैं। दूसरा, हम लोगों को हैंडशेक से बचना है। और दूसरा, कोई स्नीज कर रहा है या कोई कफ कर रहा है तो हम लोगों को कवर करना है। और दूसरी चीज, जो भी कोई पेशेंट है, अगर हमें पता है कि वो पेशेंट है हमारे घर का है, तो हम लोगों को उसको आइसोलेट करना है। हम लोगों को कहना है कि उसको वो मास्क यूज करे, ठीक है, जिससे कि हम लोग उसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आए और हम लोग दूसरों को इन्फेक्ट ना कर पाए। हाँ, मतलब ये जिम्मेवारी दोनों तरफ, ये इंडिविजुअल लेवल पे भी पीड़ित हो गया उसको भी, और जो उस माहौल में है उसको भी, दोनों तरफ से। बोलिए राहुल सर, बोलिए। आप उस वक्त कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी जल्दी हम एक राउंड कर लेते। बोलिए। ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए ऐसे भी दुनिया भर के जो रिपोर्ट है, अब विशेषकर WHO के ही रिपोर्ट को मानेंगे आज के डेट में हम लोग, 1000 लोगों को अगर हो रहा है, वो इसके पॉजिटिव शिकार हो रहे हैं, तो उसमें मरने वालों की संख्या 1 आ रही है। अच्छा, 1000 में लगभग एवरेज रूप से 1 व्यक्ति मर रहा है। तो इसलिए पैनिक में आने की तो कोई जरूरत नहीं है। सावधान होने की जरूर जरूरत है, लेकिन पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकारों से भी हम लोग पारदर्शिता की अपेक्षा करते हैं। अभी जैसे अब केरल सरकार का एक उदाहरण है। केरल में वहाँ पे 3 मामले जो है कि वहाँ पे इसके पॉजिटिव पाए गए। ठीक। उसमें से फिर सरकार ने आनंद फानंद में घोषणा कर दी कि वो तीनों सही हो गए। अब जिस दिन उनके सही होने की घोषणा की गई, अगले दिन उसमें से एक की मृत्यु हो गई। अच्छा। जब मृत्यु हुई तो फिर उसमें उसका कारण कोरोना नहीं बताया गया। वो कारण बताया गया कि नहीं, वो मृत्यु निमोनिया से हुई है। और छुपाने वाली बात। तो ये चीजें जो है कि गवर्नमेंट को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत में संख्याएं वैसी नहीं है। लेकिन कम से कम आप एंड टाइम पे कल तक किसी को आपने कोरोना के लिस्ट में रखा, फिर उसको आपने जो है कि उसको कहा कि वो पॉजिटिव है, इलाज हो गया, फिर वो अगले दिन उसको आपने छोड़ा और फिर वो निमोनिया से मर गया, ये कह के आप लिस्ट दिखा रहे हैं। तो इस तरह के घटनाओं से भी सरकारों को बचने की जरूरत है। जनता को बहुत ज़्यादा जागरूक होने की जरूरत है, जो हम लोग करने का प्रयास कर ही रहे हैं। देखिए, एक चीज़ सरकार को, जिससे कि मैं अभी सहमत हूँ, पूर्व पैनलिस्ट ने कहा था, क्योंकि देखिए 2-3 चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारे लोग डर के जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को सर्दी जुकाम हो रहा है और वो डर जा रहे हैं कि हमें शायद कोरोना हो गया। और हम लोग अभी उस स्टेज में जिसमें कि अधिकांश लोग सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं। मैं कई सारे ऐसे लोगों से संपर्क में आया जिन्होंने अपने आप को खुद ही अपने कमरे में बंद कर लिया है, खुद ही आइसोलेट कर लिया, खुद ही आइसोलेट कर लिया है। वो घर वालों से भी नहीं मिल रहे, खाना भी घर वालों से वो बंद करा के ले रहे हैं। ऐसे कई लोगों से मैं मिला, उनको लग रहा है कि उनके बच्चे ने प्रभावित हो जाए और ना प्रभावित हो जाए, तो वो अपने ढंग से खुद ही करना चाह रहे हैं कि 14 दिन तक हम खुद ही चेक कर रहे हैं। तो ऐसे इस तरह का पैनिक सिचुएशन का भी कोई जरूरत नहीं। जो महत्वपूर्ण चीज जिसके तरफ मैं बार बार संकेत करूंगा कि सरकार को जो, जैसे कि जो उन्होंने कहा प्राइस कंट्रोल, यानी कि देखिए अभी से जो कालाबाजारी वाले लोग हैं वो एक्टिव हो गए।
इसके कारण से ये हो रहा है कि आप किसी भी दुकानदार से आप उस पूछें। पर हम ओपीजी से कमेंट चाहेंगे, लेकिन पहले आतिफ साहब और राहुल तालान साहब अपनी बात रख रहे हैं। एक छोटा छोटा कमेंट हम सोनी साहब का भी ले लेते हैं। आतिफ साहब देखिए बोलिए, राजीव जी, आप पहले- ओपीजी की बात पर कुछ बोलना चाह रहे थे उस वक्त। सबसे पहले तो मैं कहूँ कि ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इसमें जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है, लेकिन इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि हमने फरवरी में हमारे पास 17,000 केसेस थे और अब हम मार्च में खड़े हैं। हम मार्च में हमारे 93,000 केसेस, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड। जी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। तो आप इसका बढ़ने का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ अच्छी खबर ये है कि लोगों की मृत्यु दर वो बहुत कम है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क होने की ज़रूरत है। देखिए हमारे पास 29 केसेस कंफर्म हो चुके हैं, तो सिर्फ हम ट्रैवल हिस्ट्री के पीछे ना रहें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं वो लोग भी दूसरे लोगों के संपर्क में आए होंगे, तो इसको आसानी से हम ना जाने दें, मतलब हमें बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। बढ़ेगा, आप उस खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो जिसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है वो आपके संपर्क में आया, आपसे हुआ, फिर वो कितनों के संपर्क में गया और वो कैसे फैला, इस पर एक निगाह रहनी चाहिए। तालान साहब बोलिए। देखिए जो भी रिपोर्ट आ रही है उनके अनुसार एक तो बच्चों पे कोई बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं है, उनकी मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है, 0 है। और जहां तक मुझे लगता है कि 60 से ऊपर वाले जो लोग हैं, डॉक्टर साहब बताएंगे और ज़्यादा, उनके लिए ज़्यादा दिक्कत की बात है। और जो जवान है उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। क्योर हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि क्योर नहीं हो रहा है, चाइना ने कंट्रोल है। हाँ, वो एक होता है कि हर बार कोई ना कोई नया, कभी सार्स आया था, ऐसे नया आ जाता है कोई ना कोई, और हमारी बॉडी ना उसके लिए तैयार नहीं होती है, एंटीबॉडीज हमारे यहाँ तैयार नहीं होते, आती रहती है, बहुत सारी आते रहते हैं। ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लगातार नए वायरस आते रहते हैं, लेकिन जितना मतलब पैनिक नहीं होना है कि मुकाबले के लिए तैयार। हाँ, मुकाबले के लिए तैयार रहना है, अच्छे से रहना है, साफ सफाई से रहना है, अच्छे से खाना पीना खाना है, अपनी इम्यूनिटी को लगातार जल्दी बोलिए सर, फिर हम ओपीजी और ओंकार जी को एक बार और जोड़ना चाहते हैं। बोलिए सोनी सर, साहब। इस मुद्दे को लेके मेरे पे एक दो मसले हो रहे हैं। तो डॉक्टरों ने कहा कि हाथ मिलाने से भी बचे, और एक बात और कही कि जैसे मास्क कम है या कोई और बात है, मेरे साथी मित्र ने बताया अंगो चलो, तो उसके एवज में एक काम और भी कर सकते हैं कि डिटॉल में रुमाल को लेके निचोड़ के उसको भी आप बांध सकते हैं। तो जैसा उनका जानकारी है, जैसा उनका मामला है, वो डिटॉल बनाने वाली कंपनी बहुत दिन वो नहीं, जैसा डॉक्टर ने बताया, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग हम लिखते हैं हमारे अब डिटॉल इसको नहीं रोकता है, हम उनकी कोई रिसर्च नहीं है, वो सफाई दे चुके हैं, वो पहले ही दे चुके हैं। तो हमारा केवल सफाई से लेना देना है, हम इसे रोक देंगे मेरा ऐसा कहने का शुद्ध तात्पर्य यही है कि इस पे जो डॉक्टरों की भी अलग अलग प्रतिक्रिया है, वो भी मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने इस तरीके की बातें करी। लेकिन जिस सवाल से चिंता है और जो बिल्कुल व्यवहारिक पक्ष है, वो हम ओपीजी के पास लेकर जाना चाहते हैं। ओपीजी, लखनऊ का मुझे नहीं पता, आप लोगों को ज्यादा तजुर्बा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये जो गाजियाबाद और नोएडा के इलाके, इनमें हो रहा है, हो सकता है वो अपने आप भी बंद हो जाए और हो सकता है ये ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन सरकार की एक निगाह इस पर रहनी चाहिए। वो ये कि जो मेडिकल शॉप्स हैं वहां सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है, वो 5 का 500 में मिल रहा है, 50 का 500 में मिल रहा है, मास्क नहीं, और मास्क की जो कमी है, और जो है भी, अब या तो वो क्या कहते हैं, अकृत्रिम है, यानी उसको बना दिया गया है, जैसा काला बाजारी में स्टोर कर लेते हैं, और आतिफ साहब बता रहे हैं कि 20 पैसे का 20 रुपए में बेचा जा रहा है, हमारा तजुर्बा यह है कि 50 रुपए का 150 में बेचा जा रहा है। इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए सर कोई अलर्ट है या नहीं है, कुछ टीमें गठित की जा रही है या नहीं की जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि इस पैनिक के चक्कर में कालाबाजारी खेल कर जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव जी। इस तरह की शिकायत आई है कि मास्क में जो प्राइस निर्धारित है उससे अधिक रेट में वो लोग खरीद रहे हैं और दुकानदार बेच भी रहे हैं। इस पर सरकार की ये शिकायत कल रात पे, ये आज रात पे प्राप्त हुई है, और सरकार इस पर अपने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया है कि नाजायज फायदा कोई भी दुकानदार उठाने ना पाए, जो उसकी प्राइस है उस पर जो खरीदना चाहे वो खरीदे। नंबर 1। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में मास्क की कमी न हो, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले जो हमारे नोडल हॉस्पिटल है या जिला के अस्पताल प्रमुख है मुख्यालय के, या यहाँ के जो 6 सबसे बड़े पीजीआई और जो 6 बड़े अस्पताल हैं, उन सब में मास्क की व्यवस्था, इसके लिए जो बचाव के जो अन्य उपाय है, वो सारी चीजों की व्यवस्था की जा चुकी है। हम समझते हैं कि मास्क की शिकायत जरूर आई है, मैं इसकी बात को स्वीकार करता हूं, और ये सरकार की निगाह में उसको करने। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य के मामले में कोरोना को माइनस कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। अब तक 8 की जो है वो शुभारंभ हो चुका है।
13 जो है बन करके तैयार हो रहे हैं। ये पहली सरकार है जो स्वास्थ्य पर ध्यान दिया है और प्रत्येक अच्छी बात, ये अच्छी बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम इसे अप्रिशिएट करना चाहते हैं। नतीजे भले ही वो 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, कम से कम मेडिकल केयर को लेके एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रदेश के स्तर पर तैयार हो। सर, जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी हम ये वाली बीमारी हो या वो वाली बीमारी हो, हम उसका मुकाबला कर पाएंगे। ओपी जी, हम चाहते हैं एक बार ओकार जी भी एक छोटा सा कमेंट रख लें, क्लोजिंग कमेंट, फिर हम कार्यक्रम खत्म करें। ये बात जो मैं बता जी जी, अच्छा बोलिए ओपी जी, कुछ जरूरी बात है तो बोलिए 5-10 सेकंड में। राजीव जी, नहीं, मैं ये कह रहा था, और ये भारत की पहली सरकार है। मैं ऐसा नहीं कि डिबेट में कोई पैरोकारी कर रहा हूं, जिसमें गरीब आदमी जो इलाज के अभाव में मर जाता था, आज बड़े से बड़े गंभीर बीमारी में 5 लाख रुपए तक आयुष्मान भारत के तहत अच्छी बात है, हम उसको अच्छी बात है। कोई भी लाभ गरीब आदमी तक सरकार के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, उस पर बहस अलग हो सकती है, लेकिन वो प्रयास होना, वो लाभ होना, वो अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। ओकार जी बोलिए, प्लीज बोलिए। देखिए राजीव जी, अभी आपके चैनल पे बहुत बात हो चुकी है, मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता तो हमारे एक मित्र बोल रहे थे अभी इसी पैनल में कि 60 साल के ऊपर वालों को ज्यादा खतरा है। तो भाई डिवाइड एंड रूल मत कीजिए। 60 साल के ऊपर मैं भी हूँ, हमें कोई घबराहट नहीं है इस तरह की बीमारियों से, इसलिए परेशान आप ना होइए, सबको साथ लेके चलिए। और जो सावधानी बताई गई है, सरकार को ये चाहिए कि मास्क की व्यवस्था को देखे, और अगर मास्क नहीं मिल रहा है तो और भी उसके तरीके हैं, तो उसको कोई ऐसा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमको इसको हल्का नहीं समझना चाहिए। ठीक है सर, दोनों सावधानियां बताई गई है उसका ओकार जी, दोनों ही चीजें हैं ना, हमको बहुत ज्यादा भारी और बिल्कुल नहीं होता तो हम आगे फिर बैठेंगे, आगे तो संभवतः ये विषय रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में आने के लिए, प्राइम एजेंडा का हिस्सा बनने के लिए। जब भी हम इमरजेंसी या मेडिकल मामलों से जूझते हैं तो अक्सर एक बात कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस मामले में, कोरोना के मामले में इस वक्त सबसे ज्यादा प्रिवेंशन की जरूरत है, एक व्यक्ति के तौर पर भी, समाज के तौर पर भी, और सरकार के तौर पर तो बहुत ज्यादा है। कतई पैनिक मत होइए, लेकिन समझदारी भी मत भूलिए। ऐसा नहीं है कि पैनिक भी ना हो और लापरवाह हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी है।